नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। एनडीए ने कर दिखाया, 225 का लक्ष्य रखा, 200 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज की, एकता का बल दिखा, पांचों उंगलियां एकजुट होकर मुट्ठी बनी और महागठबंधन पर जो प्रहार हुआ, तेजस्वी समेत पूरा कुनबा धराशायी हो गया। जो जनमत मिला उसने जनता के बीच नीतीश कुमार की स्वीकार्यता, मोदी का जलवा, चिराग का चमत्कार, जीतन राम का जतन और उपेंद्र कुशवाहा का कमाल दिखा। जो गठबंधन 200 का आंकड़ा पार कर गया। लेकिन अब चुनाव का सवाल यही है कि जीत तो बड़ी मिली, लेकिन अब जीत के आगे क्या? सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राहुल आनंद जी हैं, जेडीयू की ओर से राजेश तिवारी जी हैं, एलजेपी रामविलास की ओर से निशांत मिश्रा हैं और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से विजय यादव हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो राहुल जी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरी है, तो सबसे बड़ा दायित्व भी पार्टी के कंधे पर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जीत के आगे की क्या रणनीति होने वाली है? दीपक जी, जाहिर तौर पे जो हमने वादा किया था और हमने बार बार इस बात पे जोर भी दिया था कि 2025 हमारे दो भाई नरेंद्र और नीतीश की हम बात करते थे और जनता के बीच में इसी बात को लेकर हम प्रेषित करते रहे थे और हमने बताया था कि कैसे हम बिहार को एक अच्छे ऊंचा बुलंदियों तक पहुंचाएंगे और उसके लिए एक स्वर्ण अक्षर में एक अध्याय लिखने की बात हमने की थी और उसके तहत हमने इस चीज़ को किया और जनता ने अपने आशीर्वाद से हमें उस जगह तक बैठाने का काम किया और जनता का जो विश्वास है उसको हम बरकरार रखेंगे और निश्चित तौर पर यह बताएंगे कि हम अब भी आपके चैनल के माध्यम से यही कहते हैं कि हमें जो 5 पांडवों की हमने जो बात की थी, सब ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जो जितने सीटों पर लड़ा है उसकी अंक अगर बात करें तो उन्होंने अच्छे अंक को अचीव भी किया है। यहाँ पे एक बात और समझना होगा कि आप जो बातें करें कि बहुत बड़ी पार्टी, हम सब एक हैं और एक रहकर और मुट्ठी बंद कर हम लड़े थे और हमारी एकता ही हमारी पहचान थी और शुरू से इस बात को कहते आ रहे थे हमारे शीर्ष नेतृत्व के नेता कि एक है तो सेफ है, टूटोगे तो छूटोगे की बातें हम अक्सर कहते थे और हमने ये परिचय दिया और अपनी एक व्यवहारिकता के तौर पर परिचय दिया और हमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं हुआ, ना ही कोई मनभेद हुआ। विपक्ष ने जो डोरे डालने का प्रयास किया कि इस बार नीतीश जी को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, साथ ही साथ उनकी काबिलियत के ऊपर भी प्रश्न उठाने लगे, तो इन सब पे विराम लग गया जब नीतीश जी ने धंधा अंधाधुंध जब शुरू की, अपने प्रचार की यात्राएं को शुरू की, जब हेलीकॉप्टर विपक्ष के नेता की जब हेलीकॉप्टर खड़ी हो गई थी और नीतीश जी रोड सड़क यात्रा से लगभग हर जगह जाकर प्रचार करने लगे, तो उसी समय बिहार की जनता समझ गई इस बात को कि फिट भी है और हिट भी है ये। चलिए, हम राजेश जी से समझ लेते हैं कि उनकी क्या रणनीति होने वाली है आने वाले दिनों में, क्योंकि अब शायद ऐसा आगे देखने को न मिले अगर जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। 2 दशक के शासनकाल के बावजूद किसी नेता के प्रति जनता में कोई नाराजगी नहीं है, ये आंकड़े स्पष्ट कर रहे हैं। लेकिन ये नाराजगी आगे किसी तरह की न हो, इस स्थिति को कैसे बनाए रखेंगे? देखिए दीपक जी, आपके जैसे सवाल था उसी में जवाब है कि 2 दशक के बाद भी अगर देश के कोई मुख्यमंत्री में कोई भी अगर नाम मात्र का भी नाराजगी नहीं है, जनता का आशीर्वाद है, तो ये दर्शा रहा है कि वो 2 दशक से लगातार वो काम पर विश्वास करते हैं और काम के बदौलत ही आज जो है बिहार की जनता इतना ज़्यादा माइंडेड दी है और सबसे ज़्यादा जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर विश्वास की हुई है, क्योंकि पूरा बिहार जानता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का काम बोलता है, वही हमारे युवराज जो प्रतिपक्ष के नेता थे उनका कारनामा बोलता था। 20 बरस में जो काम किए हैं, आप नवंबर 2005 से जब उनको बिहार का बागडोर मिला था उस समय का स्थिति देख लीजिए और आज का स्थिति देख लीजिए। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने विगत साल भर के अंदर में और वो भ्रम फैलाने की कोशिश किया, यहाँ तक कि निजी हमले तक माननीय मुख्यमंत्री जी के सेहत को लेकर के किया गया, लेकिन बिहार की जनता विश्वास कर रही थी। किस तरह से जाड़े में उन्होंने बिहार जो भ्रमण करने का काम किया, बिहार में हर जिले में जा करके काम किया और सौगात दिए बिहार को, वो बिहार की जनता देखी। एक और टेस्टेड और ट्रस्टेड नेता थे और एक और ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ हवाई थे, वे ट्वीट और सोशल मीडिया के नेता थे। तो बिहार की जनता देखी कि हाँ किसकी ओर जाते हैं। जिस महिलाओं पर उन्होंने तेजस्वी यादव ने तरह तरह के प्रलोभन दिए और उस प्रलोभन का क्या नतीजा हुआ सबको ही देखा। नौकरी के नाम पर वो किस तरह से बोले
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नौकरी दिए, एनडीए ने नौकरी दिया, लेकिन वो 17 महीना में उसका क्रेडिट चोरी करके और क्रेडिट चोर के बन गए कि हमने सब कुछ किया। मीन्स कि उनको ये लग रहा था कि टोटल हम ही बिहार को विकास किए, लेकिन जो काम करता है वो जनता देखता है ना। वो तेजस्वी यादव जैसा मंदबुद्धि और राहुल गांधी जैसा मंदबुद्धि नहीं ना है, वो बिहार की जनता होशियार है, उनके राजनीति में वो किस तरह से ये लोग किए और हम लोग अपने काम पर रहे, हमारे काम पर बोला। अब तेजस्वी यादव को ये लोग झूठ प्रचार, अब प्रधानमंत्री जी काटा के बात कर दिए तो उस पर ये लोग सवाल उठाना शुरू कर दिए। अरे इन लोगों का काटा संस्कृति है, राजद का मतलब काटा बंदूक हुआ, राजद का मतलब भ्रष्टाचार होता है, राजद का मतलब जो शराब माफियाओं का संरक्षक, बालू माफियाओं का संरक्षक, जितना अवगुण है उसी पर ये कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को इस तरह से डिफेंस किया गया, इस तरह से पूरे अपने प्रवक्ता के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और ये फैलाने का ये लोग कोशिश किए कि हाँ देखिए हम लोग काम करने वाले हैं। काम कहाँ से करने वाले हैं आप लोग? जिस तरह से तेजस्वी यादव का जो जमीन का घोटाला हुआ और ये दिख रहा था, युवा डर गए कि भैया अगर ये हम जमीन ये नौकरी देंगे तो हमारा जमीन लिखा लेंगे, जिसका प्रूफ वो 4.5 साल से वो वही काम किए। ये तो अब तक आप भी बोलते आ रहे थे, हम उम्मीद कर रहे थे कि आप अपने जवाब की शुरुआत नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख बताकर करेंगे, लेकिन चलिए उसके लिए थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। एकदम थोड़ा हम इंतजार कर लेते हैं। निशांत जी से जान लेते हैं। निशांत जी, आपके पार्टी नेता का एक अलग ही कार्यक्रम रहा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का ध्येय लेकर वो चुनाव में सबके साथ भी रहे हैं और अपनी पहचान भी बनाए रखे हैं। तो अब उनके कंधे पर ये जिम्मेदारी होगी क्योंकि जनता ने उन्हें भी एक बेहतर स्थिति में पहुंचाया है। निश्चित तौर पर दीपक भाई, जिस तरीके से बिहार की जनता ने सुशासन की सरकार को अपना मैंडेट दिया है, मत दिया है, ये एक ऐतिहासिक मैंडेट है और इसका हम लोग स्वागत करते हैं और बिहार के जनता के प्रति आभार भी करते हैं। देखिए, हमारे नेता ने हमेशा से बिहारियों की बात की है और उनका राजनीति में जो आना हुआ है, पदार्पण हुआ है, वो बिहार को लेकर ही हुआ है। एक चीज़ तो स्पष्ट है कि इससे पहले हम लोग बिहार सरकार के साथ जरूर थे प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन हमारी भागीदारी बिहार विधानसभा में नहीं थी। लेकिन इस बार जो जनता ने हमें मैंडेट दिया है उसके अनुकूल और हमारा जो विज़न डॉक्यूमेंट है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, वो प्राथमिकता के साथ रहेगी। और एक चीज़ जो समझने की ज़रूरत है, खास करके विपक्ष के लोगों को, आप देखेंगे कि थोड़ा हम पीछे चलते हैं, 2020 में चलते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में हम लोग किन्हीं कारणवश गठबंधन के साथ नहीं थे, अलग होकर लड़े थे और इन लोगों ने आरोप प्रत्यारोप लगाया या जो भी आंकड़े आए कि जेडीयू को इसका नुकसान भुगतना पड़ा। लेकिन ये भी एक प्रश्न चिन्ह था कि फ़ायदा किसको हुआ? तो फ़ायदा निश्चित तौर पर आरजेडी को हुई थी, लेकिन आरजेडी ने उस चीज़ को नहीं समझा और उनका अहंकार, लगातार जो तेजस्वी यादव का अहंकार था वो दिखते गया। लेकिन आज देखिए, जब एनडीए गठबंधन एक साथ एकजुट होकर लड़ी है तो क्या स्थिति हुई है। मैं निश्चित तौर पे कहूंगा कि 2000 के समय भी आई थी कि अहंकार हो गया है चिराग पासवान को, वो मानने को तैयार नहीं है, जिद पकड़ कर बैठे हैं, अड़ गए हैं एक संख्या को लेकर, और आगे इस तरह की स्थिति नहीं होगी। क्या जनता ये उम्मीद रखे? देखिए, यही तो चीज़ है दीपक भाई, यही चीज़ तो समझने की ज़रूरत है। लगातार विपक्ष के लोग और तथाकथित कुछ लोग चिराग पासवान के दायरे को समझने की कोशिश करते हैं और जब जब ये लोग आरोप और प्रोपेगेंडा सेट करते हैं तब तक हमारे नेता चिराग पासवान जी बड़ी निखरता के साथ निकलते हैं। हमेशा से इन लोगों ने प्रोपेगेंडा सेट किया। बिहार के चुनाव से पहले लोकसभा के चुनाव में आते हैं, इन्होंने कहा संविधान खत्म हो जाएगा, जनता ने नहीं माना। विधानसभा चुनाव का जब टाइम आया तो उन्होंने एसआईआर को लेकर मुद्दा उठाया, जनता ने नहीं माना। जब इन सब मुद्दों से जनता भयभीत नहीं हुई तो इन्होंने बार बार प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की कि चिराग पासवान जी और आदरणीय मुख्यमंत्री के बीच सहजता नहीं है, जेडीयू के साथ एलजेपी का खटास चल रहा है, ताकि कार्यकर्ताओं तक यह मैसेज जाए, लोगों तक यह मैसेज जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ हमारे नेता बहुत सहजता के साथ है और एनडीए गठबंधन में एक मजबूत साथी के साथ सहजता का संकेत तो जनता ने समझा है और शायद यही वजह है कि ये संदेश जनता की ओर से आया है कि अब आप अपने काम में लग जाइए। विजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, जीतन राम मांझी ने तो शानदार प्रदर्शन किया, प्रधानमंत्री ने अपने विजय संबोधन में उनका भी विशेष रूप से उल्लेख किया, लेकिन अब बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि मांझी जी सहयोगियों के साथ अपनी कुछ विशेष मांगों को लेकर चुनाव में उतरे थे, उन मांगों का क्या होगा? देखिए ना, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार के मतदाताओं को, माता बहनों को, युवाओं को, अपने शीर्ष नेताओं को
कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हम लोग एक पांडु की तरह मिलकर चुनाव लड़ने का काम किया है। देखिए, हमारे श्री जीतनराम मांझी का कभी कोई डिमांड नहीं रहा। आपने इस चुनाव में भी देखा होगा कि हमारे कार्यकर्ता कहते थे कि 20 सीट पर लड़ना है, 25 सीट पर लड़ना है, लेकिन मांझी जी ने स्पष्ट कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री जी जिस गठबंधन में है, जितने सीट देंगे उतना ही सीट पर मैं लड़ने का काम करूंगा। यदि अधिक सीट देते हैं तो मैं अधिक सीट जीत कर उनके झोली में डालने का काम करूंगा। देखिए, श्री जीतनराम मांझी इस देश का, दलित का बड़े चेहरा है, साथ में चिराग पासवान जी भी थे, तो इसलिए कहीं कोई इफ बट की बात नहीं थी। देखिए, स्ट्राइक रेट जिसके अंदर अच्छा है कि 6 में 5, पिछले बार हम लोग को 7 मिला था, हम लोग 4 जीते थे। तो इस प्रकार यदि और सीट होता, देखिए हमारे मांझी जी हमेशा कहा करते हैं कि इस राज्य के भलाई के लिए जो भी करना हो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहकर करवाने का काम करते हैं। देखिए, आज मुख्यमंत्री जी 150 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया, माता बहनों को अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपया देने का काम किया, गरीब माताओं को, जीविका दीदियों को देखिए उनके उत्थान के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने, हमारे मांझी जी ने अपने शासनकाल में बहुत कुछ किया। देखिए, बहुत सारे एजेंडा है जो माननीय जीतनराम मांझी जब मुख्यमंत्री थे तो अपने शासनकाल में 34 एजेंडा को जो लागू किए थे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत हद तक ने बिहार के विकास के लिए लागू करने का काम किए हैं। देखिए, मांझी का कोई अलग से डिमांड रहा है। जीत की जहां बात करते हैं तो तेजस्वी यादव सिर्फ जोड़ते थे कि 14%, 14.5% यादवों की वोट है, 18% मुसलमानों की वोट है, तो कहां गया? देखिए, न इनके पास यादव है, न इनके पास मुसलमान है। 1% वाले लोगों को कह रहे थे कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनावेंगे, मुसलमान कहां जाएगा? ये अहंकार के बदौलत आज तक हेलीकॉप्टर पर अकेले चलते थे, किसी अपने से बड़े नेताओं को या अपने से छोटे नेताओं को लेकर नहीं चलते थे कि मैं इस राज्य का निर्माण करता हूं। उनका एक ही कथन था, मैं निर्माण करता हूं। गलत गलत घोषणा करते जा रहे थे, लेकिन बिहार के माता बहनों, खास करके माता बहनों, वो जानती थी कि जब 15 साल इनके माता पिताजी को राज्य मिला गया तो कुछ नहीं किए, कट्ठे कट्ठे, तो कुछ लोगों को नौकरी दिए तो कट्ठे कट्ठे जमीन लेकर लिखवाने का काम किए। यदि अबर इनके हाथ में शासन चला जाएगा तो ये तो पूरे बिहार को खत्म करने, पूरे बिहार के लिखवा लेने का ये बात आपने जनता तक बेहतर तरीके से पहुंचाई है और जनता ने इस बात पर भरोसा भी किया है। अब बारी है आपको अपनी बातों पर सही साबित होने का। चलिए, हम एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख करते हैं और सबसे पहले राजेश जी से समझ लेते हैं। आ रहे विजय जी, आपके पास आ रहे, थोड़ी और बातचीत करेंगे आपसे। राजेश जी, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, ये एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, बड़ा दायित्व होगा, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था पर सवाल होते रहे हैं। शिक्षकों की बहाली हुई है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में शिक्षकों के रिक्त पद हैं। तो शिक्षा की गुणवत्ता, सिर्फ केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा नहीं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही गई है। कई विद्यालयों के तो अभी भी भवन नहीं है, तो उसके लिए अब लग जाना होगा। देखिए, एकदम हमारा जो एनडीए का मिशन है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मिशन है कि ये शुरू से वही गुणवत्ता, जो पहले चरवाहा विद्यालय था, वो आज के डेट में महिलाओं को लेकर के जिस तरह से शिक्षा किया गया है, पूरे बिहार का जिस तरह से बच्चियों को शिक्षा किया गया है, आप उठा करके देखिए, एक बच्ची जब शुरुआत से वो जन्म लेती है और ग्रेजुएशन तक 92,000 रुपया जो है बिहार सरकार देती है, और उसके बाद गुणवत्तापूर्वक शिक्षक आज सभी प्रखंडों में, ब्लॉकों में जो है आपका डिग्री कॉलेज स्थापित हो रहे हैं। पूरे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में हर जगह आज कॉलेज हो गए, स्कूल हो रहे हैं। तो ये हमारा शिक्षा का टेक्निकल एजुकेशन के लिए हम लोग पूरे, आज देखिए 38 जो है आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है, 32 आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज है, आप मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, पूरा आपका आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी जो है, आप देखिए इनके टेक्निकल के लिए पूरे बिहार को कैंपस कर दिया गया। चाणक्य लॉ मैनेजमेंट है, ये तरह तरह के जो खुल रहे हैं, वो किस लिए? इसलिए क्योंकि हम लोग को जो शिक्षा का गुणवत्ता सुधारना चाह रहे हैं, और वो शिक्षा का गुणवत्ता सुधर रहा है आज हर एक क्षेत्र में। आज आप देख लीजिए, बिहार एक ऐसा स्टेट है, ये विपक्ष के लोग कहते थे, बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां मैट्रिक और इंटर के परीक्षा देश में सबसे पहले होता है।
जनवरी और फरवरी में हो जाता है। कोरोना काल में भी जो है पहले हुआ, जहां तक सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड नहीं होता था। और उसके बाद देखिए आज के डेट में बिहार बोर्ड से परीक्षा इंटर और मैट्रिक में देश में सबसे ज्यादा अगर जो लड़के आते हैं तो बिहार से फॉर्म भर करके आ रहे हैं, हरियाणा, गुजरात, साधारण पढ़ाई दिल्ली उसकी से। व्यवस्था समझ रहे हैं। हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं ना, लोग भी अब उम्मीद कर रहे हैं कि सिर्फ ये जो नॉर्मल पढ़ाई होती है उससे आगे बढ़ के स्किल डेवलपमेंट की भी बात कही गई है, तो उसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। और 1 करोड़ से अधिक नौकरी की बात कही गई है तो उस पर भी काम होगा। हाँ, एकदम। और हम लोग करके दिखाए हैं। हम लोग विगत जो है आपको 10 लाख बोले थे सरकारी नौकरी के, 12 लाख किए हुए हैं। उसके बाद आप रोजगार का देखिए 39 लाख रुपए, 39 लाख हम लोग रोजगार दिए हुए। तो हम 50 से टारगेट तो हम इसी तरह से पूरा कर लिए हैं। अब हम उसको बढ़ा करके 1 करोड़ किए हैं, रोजगार प्लस नौकरी का। तो ये हम लोग का सोच है और उस सोच पर हम लोग कर रहे हैं। कोई भी घोषणा हुआ दीपक जी, आप ये नहीं कि हम लोग चुनाव के बाद जितना भी पहले घोषणा किया गया उसके बाद बिल्कुल नहीं, ये आपसे पूछने का विशेष मकसद ये था कि ये राज्य अपने स्तर पर इन चीजों की व्यवस्था कर सकता है। हम राहुल जी से समझ लेते हैं कि अलग घोषणा ये हुई थी कि भारी पैमाने पर रेलवे नेटवर्क में सुधार किया जाएगा, हाई स्पीड ट्रेनों की सौगात मिलेगी, एक्सप्रेसवे आने वाला है बिहार में, उस पर भी अब नरेंद्र मोदी की नजर होगी। दीपक जी, निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी जी ने कल एक संबोधन में इस बात को बहुत ध्यान से और बहुत गौर से और बहुत जोर देकर इस बात को कहा था कि अब बिहार में विदेशी और देसी सभी बिजनेसमैन से आग्रह करूंगा कि बिहार एक अच्छा और उन्नत करने वाला प्रदेश बनने जा रहा है, उन्नति की तरफ बढ़ने वाला है, आप वहाँ पे इंडस्ट्रीज को लगाइए। इसके ऊपर उन्होंने भाषण के दरमियान इस बात को कहा था। लेकिन उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विस्तार करना था वो हमें मिला है। आपको मैं बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी और उन्होंने एक विजन के तहत कहा था कि 2047 तक पूर्वांचल के क्षेत्रों को विकसित बनाना है और उसको विकसित किए बिना आप मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते हैं इन राज्यों को। उसके बाद पूर्वांचल पर ध्यान देते हुए उन्होंने बिहार को पकड़ा, उत्तर प्रदेश को पकड़ा और इससे सटे जितने राज्य थे उन सबको पकड़ कर उस पर जोड़ दिया और जो इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ वो इसी के अकॉर्डिंगली आना शुरू हुआ। मैं आपको एक चीज़ और याद दिलाना चाहूँगा, वो संदर्भ जब बिहार का जब बजट आ रहा था तो उस बजट के दरमियान सभी विपक्ष के लोग इस बात को कह रहे थे कि सारा चीज़ तो बिहार को दे दिया, दूसरे राज्य को तो कुछ दिया नहीं, सबको लॉलीपॉप दे दिया। लेकिन आज वही जब हमारे साथ बैठते थे तो कहते थे कि बिहार को कुछ भी नहीं मिला है, यानी कि ये कंफ्यूज्ड हुआ करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने रिफॉर्म और परफॉर्म पे ज्यादा ध्यान दिया और नीतीश जी के रीजन में उस कारवा को आगे बढ़ाने की बात की गई। आपको उठाकर देख लेते हैं, सीमांचल के क्षेत्रों को उठाकर अगर देख ले जाए तो सीमांचल की जो स्थिति आज दिन पर दिन जो मजबूत होते जा रही है और वहां पे जो उद्योग लगाने की बात चल रही थी, लैंड बैंक बनाने की बात चल रही थी और जो सड़क की जो आपने खास करके जो राजमार्ग की बातें की गई थी, तो अभी आप सोनपुर के रास्ते दीघा पुल से सोनपुर की तरफ जाएंगे तो भारतमाला एक्सप्रेस बनाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत तेज गति से जोड़ने की बात है। और बीजेपी ने एक बहुत अच्छी पंच लाइन दिया था कि रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। वो इसलिए दिया था क्योंकि जो एक्सप्रेसवे की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो गया के अंतर्गत अगर चले तो लगभग 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गया के इर्द गिर्द है जो बंगाल से होकर आ रहा है। सड़क बनाकर हम निकलेंगे और बहुत तेजी से एक कॉरिडोर बनाकर बिहार को विकसित करेंगे। और सारण कमिश्नरी की अगर बात करें जिसमें से छपरा आता है, सिवान आता है, गोपालगंज आता है, वहां पर लैंड क्लस्टर बनाकर उद्योगों को लगाने की बात की गई थी। और सबसे अच्छी बात की गई थी कि अब जो सरकार चुनकर आ रही है वो इतनी मजबूत सरकार बनकर आ रही है कि यहां पे लोगों के लिए चुनकर आ रही है, लोगों के द्वारा चुनकर आ रही है और लोगों का काम करने के लिए आ रही है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और तमाम बिहार की जनता को यह भरोसा दिलाता हूं कि अब जो हम आए हैं मजबूती का परिचय देंगे और बिहार को निखार कर स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। और 2030 में जब हम आपके समकक्ष आएंगे तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आएंगे और बताएंगे कि हमने बिहार को कहां से कहां ले गया। जो लोग इस बात को कहते थे कि 20 साल के अंतराल में भी आज भी आप अपने आप को वोट मांग रहे हैं विकास के लिए, तो अब तक आपने क्या किया, हम उसके आगे के कारवा को बढ़ाएंगे और हर एक जनता को भरोसा और विश्वास दिलाएंगे कि जो 3C की जो बात करते थे उससे हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अब तो हमारे कुनवा में लोगों की, चलिए आपने 3C का उल्लेख कर दिया है तो इसमें एक है क्राइम से निपटने को लेकर क्या व्यवस्था नीतीश कुमार ने की है। नीतीश कुमार का ये यूएसपी रहा है कि वो अपराध को लेकर कोशिश करते हैं कि त्वरित कार्रवाई हो। निशांत जी, चुनावी गतिविधियों से ठीक पहले का एक पोस्ट है लोक जनशक्ति पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर और उसमें चिराग पासवान की बात
को कोट किया गया है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हम ऐसे बिहार की कल्पना करते हैं जहां रात को भी निडर होकर घूम सकें। हमारी सुरक्षा, हमारे माता बहनों की सुरक्षा, बुजुर्गों, युवाओं की सुरक्षा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए प्राथमिकता होगी। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति बन रही थी, विपक्ष भी इसको लेकर हमलावर था, पूरा चुनावी अभियान भी इस चीज को लेकर फोकस किया गया था कि अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। एनसीआरबी का डेटा एक अलग ही कहानी कह रहा था विपक्ष के जुबानी। तो अब आप इस पर क्या राय रखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर विपक्ष का काम ही है प्रोपेगेंडा सेट करना, लोगों को दिग्भ्रमित करना, इसके नियत में है। नहीं, कहीं ना कहीं आपके पार्टी के नेता भी मान रहे थे ना उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है, तो अब उसके लिए भी बिल्कुल मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल उसी चीज पे आ रहा हूँ। विपक्ष के लोगों का काम ही है यही करना। विपक्ष जो आज हम पे सवाल उठा रहे हैं, उनको अपनी भी जब सरकार थी तो तब देखना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से चुनाव से पहले बिहार में क्राइम रेट का इजाफा हुआ था, निश्चित तौर पर इसको लेकर हमारे नेता ने भी इस बात को रखा था, और आपने देखा कि उसके बाद किस तरीके से क्राइम को कंट्रोल कर लिया गया है। देखिए, नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा चीज़ है, जो सबसे अच्छी चीज़ है कि वो क्राइम से समझौता नहीं करते। आपको याद होगा कि 2005 में जब नीतीश कुमार जी को मिला था बिहार, तो उसमें मात्र 35,000 के आसपास पुलिस की भर्तियां थी, और आज आप देखेंगे कि किस तरह से 1.5 लाख से ऊपर भर्तियां की गई है उसके बाद। तो इससे स्पष्ट होता है, और कई ऐसी चीज़ें 112 डायल हो या फिर और जगह जगह पे चेक पोस्ट की व्यवस्था हो, चेकिंग की व्यवस्था हो, हर चीज़ का इजाफा हुआ है, और उसका नतीजा ये है कि आज देखिए आपको कहीं भी संगठित क्राइम का नामो निशान नहीं मिटेगा। आपको कहीं भी ये सुनने को नहीं मिलेगा कि जाते हुए लोगों का अपहरण कर लिया गया। आपको कहीं नहीं ये सुनने को मिलेगा कि बैंक की लूटमारी हो गई। आपको कहीं ये सुनने को नहीं मिलेगा कि आप जा रहे हैं और आपके गाड़ी को छीन लिया गया, पैसा छीन लिया गया। ये सारी चीज़ें आपको सुनने को नहीं मिलेगा। यही तो एनडीए सरकार है, और निश्चित तौर पर हम लोग आश्वस्त करते हैं, एनडीए सरकार आश्वस्त करती है कि बिहार तेज रफ्तार से दौड़ेगी, और आने वाले दिन में भारत में, देश में अग्रणी राज्यों में शुमार होगी। चलिए, हम विजय जी के पास चलते हैं। विजय जी, आपकी पार्टी के नेता पिछड़े तबके को लेकर कुछ विशेष संवेदनशील रहे हैं। उनका ये कहना था, यदाकदा वो इस बात का विशेष उल्लेख भी करते थे कि ताड़ी को शराबबंदी से बाहर करने पर विचार किया जाना चाहिए, शराबबंदी पर भी विचार किए जाने की वो बात कहा करते थे, और पीड़ित, प्रताड़ित जो पिछड़ा तबका है उसको लेकर उनके मन में विशेष सहानुभूति थी। तो अब उम्मीद किया जाए कि उस तबके के लिए उनकी पार्टी के नेता जोर शोर से आवाज उठाएंगे, और सरकार के बीच कम संख्या में होते हुए भी उनके लिए अच्छी हिस्सेदारी, उनकी बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। देखिए दीपक जी, हमारे नेता श्री जीतनराम मांझी जी डंके के चोट पर हमेशा सच को सच कहा करते हैं, झूठ को झूठ कहा करते हैं। देखिए, जब शराबबंदी बनी थी उसमें भी भागीदारी हम लोग भी थे, हम लोग भी माननीय नीतीश कुमार जी के साथ थे, आज भी हैं। लेकिन हमारे नेता ने हमेशा कहा कि शराबबंदी पर जितना गरीबों पर सख्त कानून है उसको थोड़ा सा कम किया जाए। देखिए, आज उन्हीं नेता के कहने पर आज थोड़ा सा गरीबों पर सख्त जो कार्रवाई हो रही थी वो कम हुआ है। देखिए, गरीब लोग थोड़ा बहुत पीकर रोड पर बौड़ा लेते हैं इसलिए कि वो काम करते, लेकिन बड़े बड़े जो पीते थे वो तो कभी पकड़ाते नहीं थे। तो उनका कहने का इंटेंशन यही था। और आने वाला समय में हमारे मांझी जी जहां विकास की बात करते हैं, तो उन्होंने गया में 25 एकड़ में एमएसएमई का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बैठने जा रहा है जी, जो जमीन भी करीब करीब देख लिया गया है। ये चुनाव की वजह से थोड़ा डिले हुआ था, उसमें हजारों हजार लोगों को नौकरियां देने का काम होगी। देखिए, हमारे नेता हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी के करीबी भी रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार जी के करीबी रहे हैं। वक्त पर हर समय उन्होंने बिहार के विकास के लिए उन्होंने समझाने का, सुलझाने का, बतलाने का काम किया कि बिहार में ऐसे किया तो ऐसे विकास होगा, ऐसे होगा तो ऐसे होगा। तो देखिए, आज श्री जीतनराम मांझी जी का ही देन है कि आज बिहार में इकलौता दलित का बड़ा लीडर होते हुए, बुजुर्ग लीडर होते हुए भी आज उनको मान सम्मान हर जगह मिल रहा था। लेकिन आज चिराग पासवान जी भी जो उनके साथ हो गए, पुत्र के समान हो गए, और उनको मनोबल हाई हो गया है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय श्री जीतनराम मांझी विकास के नाम में हमेशा अग्रसर रहे हैं। वो 8 महीना 9 महीना के शासनकाल में भी आपने देखा होगा कि बिहार में विकास की करने का काम किया था।
उन्होंने तो पत्रकारों को भी घर देने की बात कहे थे। यदि काश हो रहता तो पत्रकारों को भी घर देने का काम करते। जी। देखिए, तो आने वाला समय में हमारे मांझी जी हमेशा मुख्यमंत्री के यहाँ जाते हैं और बतलाते हैं कि गरीबों पर ये काम धड़ मत कीजिए, आज उन्हीं का दिन है। चलिए, हम कि उम्मीद जो करते हैं कि जिस उनकी हम लोग बातों पर पांचों सरकार पांचों- और संजीदगी से विचार करेगी। अब जल्दी से एक सवाल जिसको लेकर अलग से चर्चा चल रही है, हालांकि हम मानते हैं कि इस तरह की चर्चा के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन चूंकि जनता के बीच सोशल मीडिया पर यह चर्चा है तो इस सवाल को हम अपने चारे मेहमानों के पास रख लेते हैं, क्योंकि ये नेतृत्वकारी भूमिका में रहेंगे। राजेश जी, आपसे सवाल, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर कोई शक सुबह कुछ ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कहीं कुछ बात नहीं है, ठीक है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। राहुल जी, स्पष्ट कीजिए, क्योंकि बिहार प्रभारी भी ये कह चुके थे कि विधायक दल की बैठक में इस बात को लेकर तय होगा, तो चर्चा शुरू हो गई है सोशल मीडिया पर फिर से। दीपक जी देखिए, सोशल मीडिया पे तो कायोसो का दौर चलता ही रहेगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आंकड़े भी कुछ ऐसा कह रहे हैं ना कि बीजेपी थोड़ा इंडिपेंडेंट हो सकती है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे चर्चाओं का दौर चलता रहेगा, वो राजनीतिक गलियारों में एक कयास से चलते रहती है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और खास करके गृह मंत्री जी ने इस बात को बड़ा स्पष्ट कहा था कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और नीतीश जी हमारे मुखिया होंगे, यानी कि नीतीश जी का दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। निशांत जी, सहमत हैं? बिल्कुल 100% सहमत हैं। नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार को बढ़ाएंगे, इसमें कहाँ कोई दो राय है। हाँ, विपक्ष के लोग और कुछ लोग इसको भ्रम फैलाना चाहते हैं और उन्होंने चाहा भी चुनाव में, लेकिन इसका असर हुआ नहीं। सब जानते हैं बिहार के विकास पुरुष हैं और वही आगे बिहार को चलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए राहुल जी, राजेश जी, निशांत जी, विजय जी, अपना समय देने के लिए धन्यवाद। तो सवाल का हल धीरे धीरे होगा, क्योंकि ये सवाल लंबा है और 5 साल का समय है इस सवाल को हल करने का एनडीए गठबंधन के सामने, और वो सवाल है बिहार के विकास को कितनी गति दी जा सकती है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक के कंधे पर ये बड़ी दायित्व जनता ने अपने मताधिकार के माध्यम से सौंपा है, और उस दायित्व का निर्वहन करना अब उनके लिए जरूरी है, क्योंकि जनता ने अपनी परीक्षा का फैसला सुना दिया है। परीक्षा सरकार की होने वाली है। हम हर दिन एक और सवाल के साथ आपके बीच मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।